इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को जेईई या TG2 पेपर के बताऊंगा टॉपिक वाइज एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, उनका सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, और बताऊंगा प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस। मतलब उन सॉल्यूशंस के दौरान ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या और क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। होपफुली ये सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरे को मोटिवेट करता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं क्रेस्ट फोरम के ऑनलाइन वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम लोग आज सोल्यूशन करने वाले हैं UPPCL 2019 से शिफ्ट 2 का पावर सिस्टम चैप्टर से सॉल्यूशंस आज हम लोग करेंगे। देखिए, आप लोग जॉब का ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ लेक्चर्स अपलोडेड हैं सीरीज़ बाय सीरीज़, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि पावर सिस्टम में से इस पूरे पेपर में से 45 क्वेश्चन थे। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्रांसमिशन पोल फॉल्ट और सैग के 8 क्वेश्चन और रिले CTPT के 5 क्वेश्चन। कुल मिला के 8 और 5 13 क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। ऐसे करके हम लोग पूरा पावर सिस्टम अपना केबल को छोड़ के ख़त्म कर लेंगे आज इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं केबल का बना दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा या बात के लिए सेव कर लीजिएगा। कल आपका अपलोड हो जाएगा केबल वाला लेक्चर। फिर उसके बाद हम लोग अगले नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पर चलेंगे और दूसरे सब्जेक्ट पर चलेंगे इसी पेपर से, ठीक है। मैं एक साथ सोल्यूशन इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। 150 क्वेश्चन होते हैं और एक साथ अगर करो तो फिर वो क्वालिटी, मतलब हर क्वेश्चन पर डिस्कशन एक नहीं हो पाता है, ठीक है। वो लंबा लेक्चर भी बन जाता है, तो इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ, और कोई बात नहीं है। तो शुरू करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में पैरामीटर A क्या होता है। पैरामीटर A मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है। सबसे पहले तो समझिए कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को हम, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा क्लिक कर रहा हूं। हाँ, तो समझेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है वो अपने आप में एक 2 पोर्ट नेटवर्क होती है। वो कोई भी अपने आप में एक 2 पोर्ट नेटवर्क होती है। 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, जिसमें एक सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है, एक रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है। मतलब जहाँ से वोल्टेज भेज रहे हो और जहाँ पर वोल्टेज ले रहे हो, रिसीविंग एंड वोल्टेज। ये रिसीविंग एंड वोल्टेज हुआ और ये सेंडिंग एंड वोल्टेज हुआ, सेंडिंग एंड वोल्टेज हुआ। अब बात करेंगे जो ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है, सेंडिंग एंड वोल्टेज है, इसे 2 पोर्ट इक्वेशन के तौर पे देखा जाता है। किसको? ट्रांसमिशन लाइन को। वैसे तो 2 पोर्ट नेटवर्क अपने आप में बड़ा ही डिटेल्ड चैप्टर है। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो ये 2 पोर्ट नेटवर्क है, इसको हम लोग इक्वेशन से दर्शाते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये हो गया सेंडिंग एंड करंट, ये हो गया रिसीविंग एंड करंट। वो एक अलग बात है कि ट्रांसमिशन लाइन में ये दोनों बराबर होंगे, IS और IR, सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट बराबर होंगे। कब होंगे? जब हम शंट कैपेसिटेंस को इग्नोर कर दें या निगलेक्ट कर दें। अगर इसे कंसीडर कर देंगे तो फिर इक्वेशन अलग बन जाएगी। तो कुल मिला के क्या था कि 2 पोर्ट नेटवर्क के अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन लाइन को 2 इक्वेशन में प्रदर्शित कर सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन 2 पोर्ट नेटवर्क है और उस नेटवर्क की इक्वेशन ये हो गई, बड़ा आसान है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है VR IR C VR IR। तो ट्रांसमिशन लाइन को इस इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं। देखिए, ट्रांसमिशन लाइन सर्किट 4 पैरामीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, ABCD पैरामीटर में। अब ये बड़ी अपनी आप में डिटेल्ड कहानी है कि ABCD पैरामीटर क्या क्या होते हैं, बट बहरहाल एक चीज समझ लीजिए, जो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 2 क्वेश्चन ये बनते हैं। अगर ट्रांसमिशन लाइन को आपको प्रूव करना है कि वो एक रेसिप्रोकल सर्किट है या रेसिप्रोकल नेटवर्क है,
मतलब आपको पेपर में आ जाए कि प्रूव करो ये ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर है, उसने ABCD पैरामीटर दे रखे हैं, और प्रूव करो कि ये ट्रांसमिशन लाइन रेसिप्रोकल नेटवर्क है अपने आप में। देखो ये भी अपने आप में एक लंबी कहानी कि रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है। तो अगर आपको ये प्रूव करने के लिए दे दिया जाए तो रेसिप्रोकल नेटवर्क का होता है AD माइनस BC इजिकल्स टू 1। ऐसा होगा तो ये रेसिप्रोकल नेटवर्क होगा, मतलब ट्रांसमिशन लाइन रेसिप्रोकल नेटवर्क होगी कि AD और माइनस BC अगर 1 के बराबर आ जाए, और सिमेट्रिकल में होगा A बराबर D, सिमेट्रिकल में होगा A बराबर D। अगर A बराबर D के है तो नेटवर्क प्रूव हो जाएगा कि सिमेट्रिकल है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में यही इसने बोला है कि फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर A, तो पैरामीटर A किसके बराबर होना चाहिए, D के बराबर होना चाहिए। तो अभी यहाँ से आपके देखो बेटा 3 क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन ये इक्वेशन बता दी, दूसरा क्वेश्चन रेसिप्रोकल नेटवर्क, तीसरा क्वेश्चन सिमेट्रिकल। तो कल को आपको पेपर से ये भी पूछ सकता है कि A बराबर D होने के लिए क्या प्रूफ हमें मिलता है, क्या समझ में आता है। अगर A बराबर D हो जाए तो ये पता चल जाता है कि ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल नेटवर्क है, और AD माइनस BC हो जाए तो पता चल जाता है कि ट्रांसमिशन लाइन रेसिप्रोकल नेटवर्क है। इतना पॉइंट क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब देखिए वो पूछ रहा है कि सबस्टेशन, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन माउंटेड ऑन अ यूटिलिटी पोल इज कॉल्ड। वो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जो यूटिलिटी पोल पे लगाया गया हो। सबसे पहले तो समझिए कि टाइप्स ऑफ सबस्टेशन, 3 तरीके के सबस्टेशन होते हैं, ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन, पोल माउंटेड सबस्टेशन और अंडरग्राउंड सबस्टेशन। देखिए ये 3 टाइप के सबस्टेशन होते हैं, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। कौन कौन सी 3 टाइप के सबस्टेशन कौन कौन से हो गए, ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन, पोल माउंटेड सबस्टेशन, अंडरग्राउंड सबस्टेशन। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता चलूंगा कि ये कैसे कैसे सबस्टेशन होते हैं। देखिए ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सिंपल सबस्टेशन है जो हमारे नॉर्मल सबस्टेशन होते हैं। ट्रांसफॉर्मर रखा होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप स्टेप डाउन, ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, मतलब उस सबस्टेशन में स्टेप डाउन स्टेप अप प्रक्रिया होती है। अगली बात करें पोल माउंटेड सबस्टेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। इसमें इस पोल माउंटेड सबस्टेशन में आप लोग देख पा रहे होंगे एक H टाइप पोल होता है। मतलब कैसा H टाइप पोल होता है, H टाइप पोल पर ही ट्रांसफॉर्मर रखा रहेगा। आप देख रहे होंगे किस तरीके से ट्रांसफॉर्मर ही रखा रहेगा, आइसोलेटर भी होंगे, फ्यूजेस भी होगा। ये ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा, मतलब एक पोल के ऊपर ही ट्रांसफॉर्मर दे दिया स्टेप डाउन वाला, आइसोलेटर दे दिया, फ्यूजेस दे दिए, मतलब एक छोटा सा सबस्टेशन पोल पर ही बना दिया, खंबे पर ही, पोल पर ही एक छोटा सा सबस्टेशन बना दिया। H टाइप पोल पर, H टाइप पोल पर ही छोटा सा सबस्टेशन बना दिया, उसे क्या कहते हैं, पोल माउंटेड सबस्टेशन कहते हैं। ये सबस्टेशन क्या करता है, बड़ा ही छोटा ट्रांसफार्मर रहता है, स्टेप डाउन करता है, तो ये यूटिलिटी पोल्स पर लगाया जाता है। मतलब यूटिलिटी पोल्स मतलब उन्हें कहा जाता है जो डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होते हैं, उन पोल्स को कहा जाता है। तो आपका आंसर इस बेसिस पे क्या हो जाता है, आपका आंसर यहीं से क्लियर हो जाता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन माउंटेड ऑन यूटिलिटी पोल, तो ये जो सबस्टेशन बोलते हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन को, ये पोल माउंटेड जो सबस्टेशन है ये डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन भी कह दिया जाता है। ये सबस्टेशन बोल रहा है कि कहाँ लगाते हैं, अंडरग्राउंड सबस्टेशन में, ओपन में, फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन में और पोल माउंटेड। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई, पोल माउंटेड सबस्टेशन होता है। अंडरग्राउंड सबस्टेशन अब आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अंडरग्राउंड सबस्टेशन में सिंपल आप देखिए पाइपों के अंदर मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मल सबस्टेशन में आप देखते होंगे कि आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर बाहर खेत में, मैदान में लगे हुए हैं। मतलब अगर पूरी टेक्निकली बात करें तो वो यार्ड में लगे हुए हैं, स्विच यार्ड के अंदर, स्विच यार्ड के अंदर लगे हुए हैं। और जो अंडरग्राउंड सबस्टेशन है उसमें ऐसा नहीं होता। अंडरग्राउंड सबस्टेशन के अंदर पाइप्स के अंदर आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर रहते हैं, और उस पाइप के अंदर भरी होती है SF6 गैस, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। क्या, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ये गैस भरी हुई होती है। और ये गैस का डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा हाई होती है। 50 चीज़ें हैं, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन टॉक्सिक होती है, जहरीली नहीं होती, ठीक है। और आपका
इसकी आयनाइजेशन की जो क्षमता है वो बहुत ऊपर होती है, मतलब इतनी जल्दी आयनाइज नहीं होती। तो आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर इसके अंदर पाइप्स के अंदर होते हैं। तो ये अभी आजकल नया कंसेप्ट चल गया है जीआईएस सबस्टेशन के अंदर, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन अंडरग्राउंड सबस्टेशन ही होते हैं, एक काइंड ऑफ एक कमरों में बना दिए जाते हैं, जहाँ पे आजकल जगहों की कमी बहुत हो गई है ना, मतलब बहुत बड़े बड़े मैदान में सबस्टेशन नहीं बना सकते, इसीलिए ये एक छोटे से कमरे में सबस्टेशन बन जाता है। जीआईएस सबस्टेशन बोलते हैं, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। अंडरग्राउंड सबस्टेशन होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का इसमें यूज होता है पाइप्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो खैर बहरहाल इसका आंसर क्या बन जाता है इस क्वेश्चन का, अंडरग्राउंड सबस्टेशन इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब ट्रांसमिशन के वोल्टेज बढ़ाए जाएं तो लाइन लॉस पर क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन है ट्रांसमिशन के वोल्टेज बढ़ाए जाएं तो लाइन लॉस पर क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। लाइन लॉस क्या होता है, मतलब लाइन लॉस सिंपल सा है, IL² R होगा, और अगर 3 लाइन है, 3 फेज की लाइन है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, एक्टिव पावर क्या होती है, एक्टिव पावर क्या होती है, P, वो होता है √3 VLIL cos phi। यहाँ से अगर मैं IL की वैल्यू निकालूं तो पावर, देखिए ये वो पावर है जिस पर सबस्टेशन काम कर रहा है, और ये लाइन लॉस है, तो गलती मत करिएगा, ठीक है। ये मतलब पावर सप्लाई है जो दे रहे हैं पावर, तो सप्लाई पावर √3 VL cos phi। तो अगर हम लोग इस IL की वैल्यू को यहाँ डाल दें लाइन लॉस में डाल दें तो क्या हो जाएगा, 3 IL का स्क्वायर मतलब PL सप्लाई का स्क्वायर अपॉन √3 तो 3 हो जाएगा, VL² हो जाएगा और cos² 5 हो जाएगा। अब भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ से 2 सवाल बनते हैं, जान लो क्या बनते हैं। तो जो ये लॉस है, पावर का जो लॉस है ट्रांसमिशन लाइन का, एक तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके व्युत्क्रमानुपाती है, वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती है, ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे लॉस कम होगा, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बढ़ा के भेजेंगे उतने ज़्यादा लाइन लॉस कम होंगे। यहाँ से इस रिलेशन से एक बात और पता चलती है कि जो पावर लॉस है वो भी व्युत्क्रमानुपाती है cos² phi के, मतलब जो पावर फैक्टर का स्क्वायर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा आप पावर फैक्टर को बढ़ाएंगे तो स्क्वायर टाइम्स आपका लॉस कम होने वाला है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको यहाँ से मिल जाते हैं लाइन लॉस को लेके। तो मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ, जितना ज़्यादा आप ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बढ़ाएंगे लाइन लॉस उतना कम होगा, जितना ज़्यादा आप पावर फैक्टर बढ़ाएंगे लाइन लॉस उल्टा और ज़्यादा कम होगा। इंपॉर्टेंटली एक और क्वेश्चन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कहलाता है, ये रिश्ता स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कहलाता है। तो ये भी पेपर में पूछ लेते हैं कि कैसे डिपेंड करता है लाइन लॉस डिपेंड करता है मेरे भाई स्क्वायर टाइम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, चाहे वोल्टेज हो चाहे पावर फैक्टर हो। इस बात को बुरी तरीके से आप जानते ही हैं, कहाँ माथे पे गड़वाना है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए लेक्चर को सुनते हो लिख भी लिया करो, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगा करे लिख लिया करो, अदरवाइज तो ये बातें हैं उड़ जाती हैं बहुत जल्दी फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धारा की प्रकृति के अनुसार वितरण प्रणाली का एक प्रकार है। यह पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर किसकी डिज़ाइन करंट रेटिंग के अनुसार रखी जाती है, किस डिज़ाइन मतलब किस चीज़ की डिज़ाइन करंट के अनुसार रखी जाती है, किस प्रणाली की, कौन से नेटवर्क की डिज़ाइन करंट की रेटिंग के हिसाब से रखी जाती है। एसी वितरण प्रणाली, त्रिज्या वितरण प्रणाली, श्रोपरी
ट्रांसमिशन लाइन वितरण प्रणाली, भूमिगत अर्थिंग वितरण प्रणाली, और तो इसका आंसर हो जाएगा एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको हम लोग करंट की रेटिंग के हिसाब से ही डिज़ाइन करते हैं। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है हमारा एसी वाला, उसकी हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं तो ये देख के करते हैं कि करंट कितना बहने वाला है यहाँ पे, क्योंकि उससे हमें करंट पता चलेगा, तो करंट से पता चलेगा, उससे लॉसेस पता चलेंगे जुड़े हुए, और लॉसेस पता चलेंगे तो हम उसी हिसाब से सिस्टम को डिज़ाइन करने वाले होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका पूछ रहा है वितरण सबस्टेशन अधिकांशित डैश होते हैं। अब देखिए वही चीज़ ये कह रहा है, अभी इससे पहले मैंने पोल माउंटेड सबस्टेशन बताया था इसी लेक्चर में। पोल माउंटेड सबस्टेशन में मैंने क्या बताया था, ये वो वितरण सबस्टेशन है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है, और ये कहाँ लगे रहते हैं, पोल पर लगे रहते हैं, एच टाइप, अभी बता चुका हूँ। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन 3-wire DC system, the area of cross section of neutral is generally of either outer। अब देखिए वो पूछ रहा है कि 3-wire DC सिस्टम में जो न्यूट्रल का क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या रहता है। तो 3-wire DC सिस्टम में जो न्यूट्रल का क्रॉस सेक्शन रहता है, एरिया कटाक्ष क्षेत्रफल रहता है, वो हाफ रहता है। याद रखिए न्यूट्रल का जो कटाक्ष क्षेत्रफल है वो हाफ रहता है, किसके कंपैरिजन में, लाइन के कंपैरिजन में। जो लाइन होती हैं उनके एरिया के कंपैरिजन में न्यूट्रल का हाफ रहता है। मतलब न्यूट्रल वाला जो होगा वो हाफ रहेगा, बाकी ये डबल, मतलब इसके डबल रहेंगे, मोटे रहेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ ओजोन ओइंग टू कोरोना। देखिए ओजोन की प्रेजेंस, मतलब कोरोना लॉस जब होता है तो क्या होता है, हर लाइन के आसपास आयनीकरण हो जाता है, हर लाइन के आसपास आयनीकरण हो जाता है, जिससे ओजोन गैस वहाँ पर बनती है। और जैसे ही ओजोन गैस बनती है इसका कलर ब्लू दिखने लगता है, मतलब कोरोना लॉस के दौरान इसका कलर ब्लू दिखने लगता है। होता क्या है कि ये जो कलर ब्लू दिखने लगता है ये ओजोन गैस का कलर होता है। ओजोन गैस क्या करती है, यहाँ जो लाइन है ना, इसको भी, लाइन को भी कोरोड करती रहती है, जंग लगाती रहती है, इस मटेरियल को, लाइन के मटेरियल को भी जंग लगाती रहती है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। कोरोना की वजह से जो आसपास की हवा है वो आयनीकरण हो जाती है, आसपास की हवा आयनीकरण हो जाती है तो वो ओजोन गैस बनने लगती है, उससे हमारे लाइन में जंग लगने लगती है, कोरोड करने लगता है। तो आपका चौथा ऑप्शन हो गया कि ओजोन क्या करती है, प्रेजेंस ऑफ ओजोन ओइंग टू कोरोना क्या करने लगता है, ओजोन की उपस्थिति कोरोना क्या करती है, मटेरियल को खराब करती है, मटेरियल को कोरोड करती है, जंग लगाती है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे समझ में आ रहे हैं आप लोग लिख लिया करिए। मैंने आपसे हमेशा कहा है आप पेजेस बनाइए, पावर सिस्टम का अलग बनाइए, मशीन का अलग बनाइए, और जो भी लेक्चर आपको जिस टॉपिक वाइज मिले, आपको लगे कोई बहुत अच्छी बात है तो वो लिख लो, नोट डाउन कर लो, ताकि जिस दिन आपका पेपर होगा, आप जब ये पेपर उठा के देखोगे तो आप मानोगे, देखो तब आप इतने सारे वीडियो लेक्चर्स नहीं देख सकते, तब आपके पास समय नहीं होता, आप बहुत पैनिक हो रहे होते हो, आप बहुत मतलब परेशान हो रहे होते हो, तब आपको ये चीज़ें याद आएंगी कि हाँ मैंने इंपॉर्टेंट बात है तब नोट करके रखी थी ना, उसको पढ़ लेता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, जो भी है। तो बेहतर रहेगा आप हर टॉपिक का एक पन्ना बनाइए और किसी भी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन मत कर दीजिए, जो टॉपिक चल रहा है उसको उसी टॉपिक में लिखिए, बेहतर रहेगा, बहुत प्यारे नोट्स बनेंगे, मज़ा आ जाएगा। मज़ा ही तो ले लेके पढ़ना है कि नहीं, मस्ती से पढ़ना है यार, टेंशन लेनी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन लाइन का, एक सेकेंड, ट्रांसमिशन लाइन का ढीलापन निम्न कारण सबसे कम प्रभावित होता है। मतलब ट्रांसमिशन लाइन में जो सैग आता है, जो ढीलापन है,
वो किसकी वजह से सबसे कम प्रभावित होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए इस कंसेप्ट को। कोई भी टावर है, मान लीजिए दो टावर के बीच में लाइन आपकी लगी हुई है, दो टावर के बीच में आपकी लाइन लगी हुई है, पर इस लाइन में जो ये झोल आ जाता है इसको बोलते हैं सबसे पहली चीज़ तो सैग। ये जो झोल आ जाता है लाइन में इसको बोलते हैं सैग। ये जो लाइन में झोल आ गया, सैग आ गया, ये अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा सैग आएगा और हवा चलेगी तो ये तार क्या करेगा, ये तार हिलेगा, और जब ये तार हिलेगा तो ये टावर भी हिलेंगे साथ में, और टावर हिलेंगे तो हो सकता है, चांसेस हैं एक्सीडेंट हो जाए, टावर गिर जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, कोई मरमरा जाए, ये सारी चीज़ें हो जाए, ठीक है। और लाइट ठप हो जाएगी वो अलग, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी सो अलग। तो ये जो सैग है ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो सैग है ये डिपेंड करता है WL²/80 पर। भाई ये हर पेपर में पूछा जाता है और कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। मतलब अब बुरी आदत हो गई है, और बुरी आदत तुम जान ही रहे हो, वो तो छूटती कहाँ है, तो वही बुरी आदत की तरह ये सवाल आ रहा है पेपर के अंदर। तो WL²/80 ये सैग डिपेंड करता है इस पर। बात करेंगे अभी WL²/80 क्या है। अभी एक चीज़ और सुनिए, ये जो तार हिलते हैं, मतलब हवा की वजह से तार हिलेंगे, मतलब जैसे तार में झोल आ जाएगा और हवा चली तो ये तार हिले, इस प्रोसेस को बोलते हैं डांसिंग ऑफ कंडक्टर। क्या? डांसिंग ऑफ कंडक्टर। तार बिजली से पतले हमारे डांसिंग ऑफ कंडक्टर बोलते हैं इसे। तो अब ये डांसिंग ऑफ कंडक्टर ना हो, ये तो हम चाहेंगे नहीं होना चाहिए। भाई इंसान नाचे तो नाचे, बट तार तो नाचे, तार नाचेगा तो ये टावर को ले डूबेगा। सैग डिपेंड करता है WL²/80 पर, जिसमें W हो गया वेट ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो चालक है उसका वजन। भाई तुम ये बात जानते हो, जैसे जैसे चालक का वजन बढ़ेगा ये झूल भी बढ़ता चला जाएगा, जितना ज़्यादा भारी तार होगा वो ज़्यादा झूलेगा, मतलब ज़्यादा लटक जाएगा। L लेंथ ऑफ कंडक्टर, देखिए जितनी ज़्यादा लंबाई आप रखोगे तार को, दूरी इस तरीके से लेंथ, जितनी ज़्यादा दूर दूर टावर रखोगे उतना ज़्यादा झोल बनेगा। और T है टेंशन, खिंचाव, तो खिंचाव जितना ज़्यादा रखोगे उतना कम सैग होगा। आप खुद सोचो, किसी चीज़ को खींच के जितना ज़्यादा रखोगे उतना कम झोल बनेगा या तार होगा। तो ये इन तीन मापदंड पर डिपेंड करता है। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप वो समझो। क्वेश्चन कह रहा है क्या कंडक्टर की लंबाई पर डिपेंड करता है? करता है साहब। कंडक्टर पर जंग पर डिपेंड करता है? देखते हैं जरा, अभी समझते हैं साथ को। मौसम की स्थिति पर डिपेंड करता है? भाई मौसम की स्थिति पे तो करेगा, नहीं तो हिलेगा। तो मौसम की स्थिति, भाई अभी विंड चल रही है तो कहीं ना कहीं ये सैग बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे। गर्मी चल रही है तो तार ज़्यादा लटकेगा, सर्दी चल रही है तो सिकुड़ जाता है, एकदम खिंच जाएगा। तो मौसम की स्थिति पे करेगा डिपेंड। कंडक्टर पे जंग लगेगी तो कहीं ना कहीं कंडक्टर का वजन बढ़ेगा, तो सैग डिपेंड करेगा। जंग लगने से वजन बढ़ जाएगा कंडक्टर। पर क्या यहाँ पर कहीं भी चालक में बहने वाला करंट दिया है? कहीं भी नहीं दिया, मतलब इससे प्रभावित नहीं होता। चालक के करंट की वजह से झोल कभी नहीं आता। ये आपका मतलब ये चालक मतलब करंट की वजह से सैग नहीं आता। तो अब आपका जो कम प्रभावित वाला ऑप्शन हुआ वो मतलब C ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए, ये तो ट्रांसमिशन लाइन और पोल्स के हम लोगों ने 8 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए। अब हम चल रहे हैं रिले CTPT टॉपिक पर। तो रिले CTPT टॉपिक पे चलते हैं अपने। रिले CTPT के 5 क्वेश्चंस थे। अब देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, IDMT रिले का फुल फॉर्म क्या है? वो पूछ रहा है IDMT रिले का फुल फॉर्म क्या है। इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। अब देखिए, ये तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन में तो केवल एक यही चीज़ पूछी है कि इसका जो है फुल फॉर्म बता दीजिए, बट मैं 1-2 क्वेश्चन आपको लगे हाथ बता देता हूँ। देखिए, इनवर्स डेफिनेट मैक्सिमम टाइम रिले सबसे फास्टेस्ट रिले है। जैसे जैसे आपका फॉल्ट करंट बढ़ता है ये और कम टाइम लेती है उस फॉल्ट को बताने में, मतलब इसका जो टाइम है वो घट जाता है बताने वाला मतलब और जल्दी बता देगी। जितना हाई करंट होगा फॉल्ट का उतना जल्दी ये बता देगी। तो इसका इन्वर्स इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक बनता है टाइम का
और करंट का। तो आप देखिए जितना ज़्यादा हाई करंट है, करंट यहाँ बढ़ रहा है और टाइम ऊपर बढ़ रहा है, तो देखिए जितना ज़्यादा हाई करंट है उतना कम टाइम लिया इसने, और जैसे जैसे करंट बढ़ता जा रहा है उतना कम टाइम लेती जा रही है। देख लीजिए, ये देखिए यहाँ करंट कम होगा, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ 3 एम्पियर, और यहाँ करंट होगा 10 एम्पियर, एग्जांपल ले रहा हूँ। 10 एम्पियर के लिए इसने कितना लिया, मान लो 1 सेकंड, पर 3 एम्पियर के लिए कितना लिया इसने, 5 सेकंड। तो जैसे जैसे फॉल्ट करंट बढ़ेगा उतना कम टाइम लेती है रिले। और ये भी कभी पूछ लेते हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है टाइम और करंट का, वो कैसा होता है, इनवर्स। इस रिले की कैरेक्टरिस्टिक 2 रिले पर डिपेंड करती हैं, मतलब 2 रिले की कैरेक्टरिस्टिक से मिलकर बनाते हैं। डेफिनेट टाइम रिले प्लस ये बनाई जाती है इनवर्स ओवर करंट रिले। तो इन 2 रिले की कैरेक्टरिस्टिक से आईडीएमटी रिले को बनाया जाता है, मतलब यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक लेके आईडीएमटी रिले बनी है। नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ एक चीज लगा लीजिए, डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले और इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, ये 2 चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कोई भी चीज जल्दी जल्दी, जैसे आपको लगा कि लग जाएगी, जल्दी हो गया साहब, तो यार रिवाइंड करके देख लो वीडियो तुम्हारे पास ही है। कुछ लोग परेशान होते हैं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। अरे सर जल्दी बता गए, अरे भाई जल्दी क्या बता गए, वीडियो तुम्हारे पास है, दोबारा सुन लो यार। भाई वीडियो तो तुम्हारे पास ही है, 6 बार सुनो, बस 10 बार सुनो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस इंसुलेटेड स्विच गियर्स में डैश गैस का प्रयोग होता है। यार अभी सबस्टेशन वाला क्वेश्चन कराया है, SF6 बताया है मैंने, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सारी चीजें बताई हैं, ठीक है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और कई बातें तब भी बताएंगे। तो ये चीज आपका आंसर क्या हुआ है, यहाँ पे ए आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एबिलिटी ऑफ रिले सिस्टम टू ऑपरेट अंडर प्री डिटरमाइंड कंडीशन। किसी भी रिले का मतलब किसी भी रिले की वो एबिलिटी जो उसकी तय करती है कि वो किसी भी हालात में काम कर जाएगी, तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रिलायबिलिटी। अरे यार बड़ी सिंपल बात है, रिलायबिलिटी होती है निर्भरता। भाई आप एक चीज़ देखो, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो आप सबसे रिलायबल दोस्त को ही बुलाओगे अपने, क्योंकि आप हर किसी को नहीं बुलाओगे। आपको मालूम है आपकी लड़ाई हो गई, आपने कहा भाई लड़के बुला रहा हूँ, तो वो लड़का आप वही वाला बुलाओगे जिसको कॉल करने पे आएगा। तो मैं मालूम है जो कॉल करने पे आएगा ही नहीं, वो रिलायबल ही नहीं है। तो सेम रिले के हाल है, रिले भी हमें रिलायबल चाहिए होती है। पता चला वहाँ फॉल्ट बढ़ गया, रिले बता ही नहीं रही है फॉल्ट हो गया, तो हमें कैसी रिले चाहिए, रिलायबल रिले चाहिए जो गंद हालातों में, एकदम मजबूर हालातों में, एकदम जो फॉल्ट हालात हो जाए, बहुत ज़्यादा फॉल्ट करंट भड़बड़ा जाए, उसमें एक्ट कर पाए। तो ऐसे रिले की प्रॉपर्टी को कहते हैं रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए रिले में सबसे पहले, क्योंकि देखो रिलायबिलिटी नहीं होगी तो वो कितनी भी सेंसिटिव हो, मानना समझना, उसमें ऑप्शन में क्या दिया है, सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी, स्टेबिलिटी। कोई बंदा मान लीजिए बड़ा ताकतवर है आपका एक दोस्त, पर आपको मालूम है ये जब मौका पड़ेगा तो ये आएगा नहीं आपके खिलाफ, आपके साथ में खड़ा नहीं होगा, तो क्या आप उसे कॉल करोगे, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, कितना भी स्थिर हो, कितना भी मजबूत हो? नहीं, आप कॉल उसी को करोगे जो रिलायबल होगा। आपको पता है चाहे वो भले सूखा सा है, चाहे वो भले कितना भी कमजोर है, पर वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, लड़ता रहेगा, रिलायबल होगा। तो ये शायद देखो, अगर वो रिलायबल ही नहीं है तो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो तुम्हारे लिए आएगा ही नहीं। सेम चीज, तो ऐसी ऑप्शन में देखिए सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी, स्टेबिलिटी। रिले कितनी भी हो पर जब तक रिलायबल नहीं है तो उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है, निर्भर नहीं रह सकते ना आप उस पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
ओवरलोड के लिए कौन सी रिले यूज होती है? ऑप्शन दिए हैं इम्पीडेंस, बुकोज, इनवर्स टाइम, थर्मल ओवर करंट रिले। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि थर्मल ओवर करंट रिले जो है, थर्मल ओवरलोड रिले जो है, ये यूज़ होती है हमारे ओवरलोड से बचाने में। देखो ओवरलोडिंग हो जाए तो क्या हो जाएगा, करंट की मात्रा बढ़ जाएगी। भाई लोड बढ़ जाएगा तो कहीं पर भी करंट की मात्रा बढ़ जाएगी। करंट की मात्रा बढ़ेगी तो I²R हीट बढ़ेगा। तो थर्मल ओवरलोड रिले में क्या होता है, बायमेटेलिक स्ट्रिप यूज होती है। मतलब दो अलग अलग धातुओं से बना के एक स्ट्रिप बनाते हैं जिसे बोलते हैं बायमेटेलिक स्ट्रिप। बायमेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं। जब इसमें करंट बहता है तो इसका अनइवन एक्सपेंशन होता है और अनइवन कंट्रैक्शन होता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, समझाता हूँ। दो स्ट्रिप है, इस तरीके से अलग अलग मटेरियल की जोड़ दी जाती हैं। जब इसमें करंट बहता है तो हीट होगी तो ये पिघलेगा। पर क्योंकि दोनों अलग अलग मटेरियल है तो अलग अलग हिसाब से पिघलेंगे, तो ये क्या हो जाता है, ये तिरछी हो जाती है। क्योंकि कोई अपने हिसाब से पिघलेगा, कोई अपने हिसाब से पिघलेगा, तो ये तिरछी हो जाएगी ये रिले की स्ट्रिप जो है। और जब रिले की स्ट्रिप तिरछी हो जाएगी तो ये क्या कर देगी, सर्किट को ब्रेक कर देगी। तो ये चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी कि ओवरलोड के दौरान ये रिले यूज होती है, थर्मल ओवरलोड रिले। अब ये बुकोज रिले ट्रांसफार्मर में यूज होती है। बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें, बुकोज रिले ट्रांसफार्मर में यूज होती है। इम्पीडेंस रिले ट्रांसमिशन लाइन में होती है। इम्पीडेंस रिले जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर यूज होती है, तो वो तो ऑप्शन है ही। और इनवर्स टाइम ओवर वोल्टेज रिले भी ट्रांसमिशन लाइन में यूज होती है। ठीक है, इतना पॉइंट। ये थर्मल ओवरलोड रिले मोटर्स वगैरह सब जगह यूज होती है। मोटर्स में स्पेशली काफ़ी यूज करी जाती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 137 तो मेरे पास है लिखा हुआ। ठीक है, फ्यूजिंग फैक्टर। अरे यार, फ्यूजिंग फैक्टर कल के भी लेक्चर में बताया था वैसे मैंने। फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूज के लेके कल का जो अपलोड किया था, मतलब इससे पहले वाला जो लेक्चर अपलोड किया था। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, मिनिमम फ्यूज करंट अपॉन फ्यूज रेटेड करंट। तो आपका पहली चीज बात करते हैं, मिनिमम फ्यूज करंट अपॉन फ्यूज रेटेड करंट। आपका आंसर तो ऑप्शन ए बना। मैंने आपको बताया था मिनिमम फ्यूज करंट क्या होता है। मिनिमम फ्यूज करंट वो करंट होता है जिस पर फ्यूज वायर पिघल जाए। तो अगर आप देखेंगे फ्यूज को, पहली चीज़ तो लोड की सीरीज़ में लगाते हैं। ये लोड है, इसकी सीरीज़ में फ्यूज वायर लगाते हैं। मतलब कभी आपसे पूछे कि फ्यूज़ कहाँ लगाते हैं, तो लोड की सीरीज़ में लगाते हैं और लाइव वायर पे लगाते हैं। अर्थवर्क पे नहीं लगाते हैं, लाइव वायर पे लगाते हैं फ्यूज़ को। लोड की सीरीज़ में लगाते हैं। फ्यूज वायर का लो मेल्टिंग पॉइंट और लो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। विशिष्ट क्या, रेजिस्टिविटी माने विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। लो विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए और लो ही मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। कई बार पेपर में पूछा है। मिनिमम फ्यूज करंट वो फ्यूज करंट है जब यहाँ पे करंट जाता है। अगर करंट एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो I²R हीट लॉस होगा और उस हीट लॉस की वजह से फ्यूज क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। और ये फ्यूज पिघलते ही क्या हो जाएगा, कनेक्शन ब्रेक कर देगा। तो फ्यूज जो है हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, या फिर कह लो जूल लॉ पे काम करता है। मिनिमम फ्यूज करंट वो करंट होता है जिस पर फ्यूज पिघल जाए। वो पहली करंट, वो मिनिमम करंट जिस पर फ्यूज पिघल जाए। मान लीजिए 100 एम्पियर पर फ्यूज पिघल जाता है और फ्यूज रेटेड करंट वो करंट है, वो मैक्सिमम करंट जो फ्यूज झेल जाए, मतलब पिघले नहीं। मैक्सिमम करंट दैट फ्यूज कैन बियर, वो मैक्सिमम करंट जिसको फ्यूज झेल जाए बिना पिघले। ऐसे समझ लीजिए 99 एम्पियर, मतलब 99 तक तो झेल गया, बट 99.9 तक तो झेल गया एम्पियर तक, पर 100 एम्पियर को नहीं झेल पाया क्योंकि 100 एम्पियर पर पिघल गया। तो ये वो मिनिमम करंट हुआ, मिनिमम करंट एट विच फ्यूज मेल्ट्स।
जिस पर फ्यूज़ क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए। तो ये है आपकी कहानी। अब फ्यूज़ फैक्टर पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होता है, क्योंकि खुद सोचो, जिस पे तार पिघलेगा और जिस पे नहीं पिघलेगा, तो 100/99.99 करोगे तो क्या होगा, ये हमेशा आएगा कि नहीं आएगा, 1 से बड़ा। तो फ्यूजिंग फैक्टर 1 से बड़ा होता है। ये जो सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेक्चर देखो कैसे देखा करो, एक बार किसी भी क्वेश्चन को पूरा हो जान दिया करो, सुन लिया करो, और उसके बाद में पहले सुना करो, फिर उसके बाद में दोबारा रिवाइंड करके सुना भी करो, लिखा भी करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कैसा लेक्चर लगा बताइएगा, शेयर और सब्सक्राइब लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।